नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागर आज एक बार फिर आपके साथ हूं। अभी हाल ही में पिछले दिनों मुंबई बेस्ड एक प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फेल हो गया और साथ ही डूब गई। इसके साथ ही उन तमाम हजारों लाखों डिपॉजिटर्स का पैसा जो उन्होंने भविष्य के लिए इस बैंक में बचा के रख रखा था। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ 6 महीनों के लिए ही इसे बैन किया है, लेकिन 6 महीनों तक जो भी उनकी नीड्स है वो सब तो प्रभावित हो जाती है ना। तो आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या उस बैंक का मैनेजमेंट, क्या उस बैंक के अधिकारी, या वो प्रभावी लोग जिन्होंने जबरदस्ती उस बैंक से लोन दिलवा दिया, कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने पैसा समय पर नहीं लौटाया? वजह जो भी रही हो, हम इन सब के ऊपर आज के इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये बातें जानना बेहद बेहद जरूरी है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि बैंक फेल हो जाता है तो डिपॉजिटर के पैसों का क्या होता है, उसे कितनी राशि मिलती है, लेकिन वो मैं वीडियो के अंत तक आपको इंतजार करना होगा। मैं बात शुरू करता हूं, बैंक फेल क्यों होते हैं। बैंक फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। ये जो बैंक फेल हुआ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। सन 2000 से लेकर सन 2025 तक कुल 569 बैंक फेल हुए, जिसमें से 157 बैंक 2010 में फेल हुए थे और उसके पहले सन 2009 में 149 बैंक फेल हुए थे। यह संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन एक अच्छी शांति सुख भरी खबर यह भी है कि 2014 के बाद से सरकार ने ऐसे कई स्टेप्स उठाई हैं जिसके कारण बैंकों के फेल होने की संख्या में काफी तेजी से कमी हुई है। मात्र 38 बैंक पिछले 11 सालों में फेल हुए हैं, जबकि 2000 से लेकर 2025 तक 569 बैंक फेल हुए थे। बैंक फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ पर आज हम आते हैं। सबसे पहला तो यह है, जब बैंकों की असेट वैल्यू लायबिलिटी से कम हो जाती है तो बैंक डूबने की संभावना होती है। दूसरा, जब बैंकों का एनपीए परसेंटेज बढ़ जाता है, यानी समय पर बैंकों को ऋण की वापसी नहीं हो पाती है, तब भी यह स्थिति पैदा होती है। इसलिए मेरा एक विशेष अनुरोध आज इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम ऋणकर्ताओं से भी है कि ऋण लेने के बाद समय पर बैंक को उसकी वापसी अवश्य करें। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि कभी कभी कुछ प्रभावी लोग बैंकों से जबरदस्ती लोन कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को, कुछ ऐसे लोगों को दिलवा देते हैं बड़ा अमाउंट, जिससे जब तक वो खाता ठीक चलता है तब तक तो बैंक को प्रॉफिट में चलते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री बैठती है तो बैंकों का करोड़ों अरबों रुपया एक साथ बैठ जाता है और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है उन छोटे छोटे तमाम जमाकर्ताओं को, रेहड़ी वालों को, फुटपाथ पर बैठकर फेरी लगाने वालों को, उन सब का पैसा बैंक में डूब जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है इंदौर के सीनियर कंपनी सेक्रेटरी और बैंकिंग मामलों के एक्सपर्ट श्री वात्सल्य शर्मा। आइए जानते हैं वे इस मामले में क्या कहते हैं। जी नमस्कार। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बैंकों के डूबने या बंद होने के कई सारे मामले सामने आए। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मेन रीज़न है कि बैंकों की असेट्स और लोन का एनपी रेशो का बढ़ना, जो सबसे मुख्य कारण है। सेकेंड, बैंक द्वारा लोन देने के पूर्व में बैंकों का बिजनेस के प्रति एनालाइज होना, बिजनेस मॉडल को समझना, उसका सिलेक्शन करना, रेवेन्यू डिफाइन करना, ये चीज़ों की एक बैंकों की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। थर्ड इज़ बैंकों द्वारा लोन डिपॉजिट का रेशो मेंटेन नहीं रख पाना, जिसमें पूंजी का अभाव होता है, कैपिटल एक रिड्यूस होती है बैंक की। फोर्थ वन इज़ आरबीआई के जो नियम है, जो भी गाइडलाइंस बना है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, बैंक इसका प्रॉपरली फॉलो नहीं करती है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ये भी है। इसके बाद फिर जो लास्ट है वो है हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाना, जिसका भुगतान समय पर नहीं हो पाता है और बैंकों के ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने के कारण बोरोवर का रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं हो पाना। तो दोस्तों सुनिए आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको वो जानकारी देता हूं जो आम आदमी को जानना बेहद जरूरी है कि अगर कोई बैंक डूबता है तो उसका कितना पैसा इंश्योर्ड है, बैंक उसे कितना पैसा लौटाता है।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक डीआईसीजीसी द्वारा मात्र 5 लाख रुपए तक की राशि ही इंश्योर्ड है, यानी अगर बैंक डूबते हैं तो प्रति डिपॉजिटर केवल 5 लाख रुपया ही बैंक के द्वारा उसे भुगतान किया जाएगा। इसलिए मेरा आप सबको यह सुझाव है कि आप अपनी जो भी जमा राशि है, चाहे वो किसी भी बैंक में रखें, शेड्यूल में, कमर्शियल बैंक में रखें, प्राइवेट में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन अलग अलग करके रखें, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब जगह बांट करके रखें। कहां रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रिस्क हर जगह इन्वॉल्व है, कहीं कम है कहीं ज्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगले शनिवार रात 10 बजे पुनः आपसे मैं मुलाकात करूंगा किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए